इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैटियर और उसकी पत्नी रेसा अपनी छोटी बच्ची को सुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैटियर उसे सुलाने के लिए एक कहानी पढ़ता है। जैसे जैसे वो कहानी आगे बढ़ती है, मैटियर को कुछ अजीब महसूस होता है। उसी समय लाल रंग का एक कपड़ा आसमान से उड़कर उनकी खिड़की पर आकर लटक जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कहानी में बताया गया था। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो कपड़ा किताब से ही निकल कर आया हो। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप सुन रहे हैं मुझे आपके अपने चैनल 5 स्टार फिल्म्स पर। इस घटना के 12 साल बाद हम मैटियर और उसकी बेटी मैगी को एक कार में देखते हैं। मैटियर ड्राइव कर रहा होता है और मैगी मैप देखकर रास्ता बता रही होती है। वो एक पुरानी किताब की दुकान पर पहुंचते हैं। मैगी अपने पिता से पूछती है कि क्या वो किताब जिसे वो इतने समय से खोज रहे हैं उन्हें यहीं मिलेगी। मैटियर चौंक कर पूछता है कि उससे कैसे पता कि वो किस किताब की तलाश में है। दरअसल मैगी काफी समय से अपने पिता के इस व्यवहार को देख रही थी। मैटियर अक्सर किताबों की दुकान में जाकर कुछ ढूंढता था और जब वो नहीं मिलती थी तो उसके चेहरे पर मायूसी आ जाती थी। फिलहाल मैटियर ने इस बात को टालते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और वो दुकान के भीतर चला गया। इस बीच मैगी बाहर बाजार में घूम रही थी, तभी दुकान का मालिक वहां आया। वो व्यक्ति मैटियर को सिल्वर टैग कहकर बुलाता था। मैटियर ने मैगी से कहा कि वो कार में इंतजार करे। उस आदमी का नाम डेस्क फिंगर था। उसने कहा कि वो चलते चलते बात कर सकते हैं। मैटियर ने गुस्से में आकर उससे पूछा कि वो आखिर चाहता क्या है। डेस्क फिंगर ने मैटियर से वो गलती सुधारने को कहा जो उसने 9 साल पहले की थी। उसने बताया कि कैप्रिकॉन नाम का एक व्यक्ति जानता है और वह कहाँ रहता है, और अगर मैटियर ने किताब नहीं पढ़ी तो वो उसका इंतजार करेंगे। डेस्क फिंगर चाहता था कि मैटियर उसके लिए किताब पढ़े, मगर मैटियर ने साफ कहा कि उसने जोर से पढ़कर सुनाना बंद कर दिया है। डेस्क फिंगर ने उससे गुजारिश की कि उसे उसी दुनिया में वापस भेज दे जहां से उसने उसे यहाँ बुलाया था। साथ ही वो उस किताब के बारे में भी पूछने लगा। मैटियर ने बताया कि वह किताब उसके पास ही नहीं है। इसके बाद मैटियर उसे धक्का देकर वैन की ओर भागने लगा। रास्ते में उसे मैगी मिली जो चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। मैगी ने उससे पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, मगर मैटियर ने कुछ नहीं बताया। बस इतना कहा कि चलो, हमें एलनोर के पास जाना है। जब वो एलनोर के पास पहुंचे तो उसने रेसा के बारे में पूछा। एलनोर ने मैगी से कहा कि तेरी माँ चली गई, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। ये सुनकर मैगी नाराज हो गई और बोली कि उसकी माँ ने उसे कभी छोड़कर अलग नहीं किया था। जिसके बाद डेस्क फिंगर उसे बताती है कि जब मैटियर ने उसकी मदद से इनकार कर दिया था तो वो कैप्रिकॉन के पास गया था। इसके पहले कि मैटियर कुछ समझ पाता, पास के कमरे से कांच टूटने की आवाज आई। मैटियर उसी ओर दौड़ पड़ा। एलनोर भी उसके पीछे भागी। मैटियर चिल्लाया कि उसके परिवार को अकेला छोड़ दो, लेकिन कैप्रिकॉन के लोगों ने मैटियर को पकड़ लिया ताकि मैटियर किताब पढ़कर उन्हें उनकी दुनिया में वापस भेज सके। इन लोगों ने एलनोर की लाइब्रेरी से सभी किताबों को जला डाला था। दरअसल कैप्रिकॉन और उसके आदमी एक अदृश्य दुनिया से आए हुए थे, जो कि उसकी किताब पढ़ने पर ही बाहर आ गए थे। अब वो चाहते थे कि वो किताब को दोबारा पढ़े और वो अपनी दुनिया में वापस जा सके, लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं हो सकती थी। क्या पता कैप्रिकॉन अपनी दुनिया से लोगों को यहाँ बुलाकर इस दुनिया में हुकूमत करना चाहता हो। खैर, इसके बाद मैटियर एलनोर और मैगी को कार में लेकर एक पुरानी इमारत के पास ले गया, जहां उन्हें अंदर ले जाया गया। इस इमारत में अजीब जीव जंतु थे, यूनिकॉर्न, उड़ते हुए बंदर जो इस दुनिया के नहीं लगते थे। दरअसल ये सारे जीव उसी किताब को पढ़ने के बाद दूसरी दुनिया से बाहर आ गए थे। शुरुआत में कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन अचानक किताब से एक आदमी बाहर निकला। वही कैप्रिकॉन था, जो कि एक डाकू था। उसके साथ उसके आदमी और चाकू चलाने वाले लोग भी थे। वहाँ डेस्क फिंगर भी था जो आग से खेलता रहता था। मैटियर ने रेसा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तभी से उसने किताब पढ़कर सुनाना छोड़ दिया था। मैगी ने उससे पूछा कि क्या वह रेसा को वापस लाना नहीं चाहता। मैटियर ने जवाब दिया कि वो ला सकता है, लेकिन वो लाना नहीं चाहता। जब वे कमरे की ओर बढ़े तो रास्ते में उन्हें अजीब पेंटिंग्स दिखी। उस कमरे में कैप्रिकॉन उसका इंतजार कर रहा था। मैटियर ने तंज कसते हुए कहा कि अब तू महल में रह रहा है, और क्या चाहिए वे। कैप्रिकॉन ने मैटियर से किताब पढ़ने को कहा। जैसे ही मैटियर पढ़ने लगा, कमरे में रेत बरसने लगी और साथ ही सोने के सिक्के गिरने लगे। कैप्रिकॉन और उसके आदमी खुशी से झूम उठे, लेकिन अचानक एक आदमी वहां प्रकट हुआ और किताब ने कैप्रिकॉन को एक आदमी के अंदर खींच लिया।
डेस्क फिंगर ने याद दिलाया कि वह भी अपने घर लौटना चाहता है, मगर मैटियर ने कहा कि उसे यह नहीं पता कि किसी को किताब में वापस कैसे भेजते हैं। उधर कैप्रिकॉर्न वापस नहीं जाना चाहता था। उसे ये दुनिया ज्यादा पसंद आ गई थी और जैसा कि हमें उम्मीद थी, अब लग रहा था कि कैप्रिकॉर्न अपनी दुनिया के लोगों को बुलाकर इस दुनिया पर हुकूमत करना चाहता था। बहस के बाद उसने इंक हॉर्ट किताब को आग में झोंक दिया। डेस्क फिंगर ने उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन कैप्रिकॉर्न ने आदमियों से उसे रोका और जलती किताब उससे छीनकर फिर जला दी। मैटियर और उसके परिवार को फिर उसी कमरे में भेज दिया गया। डेस्क फिंगर एक ऐसी जगह पहुंचा जहां बहुत सी औरतें कैप्रिकॉर्न के लिए काम कर रही थीं। उन्हीं में से एक थी रेसा। जब उसने डेस्क फिंगर के जले हुए हाथ को देखा तो उसकी मरहम पट्टी की। रेसा बोल नहीं सकती थी क्योंकि डेरियस ने उस किताब पढ़कर उसे बाहर निकाला था, लेकिन उसकी आवाज़ छिन गई थी। उसकी आवाज़ अभी भी उसी किताब में थी। रेसा ने डेस्क फिंगर के हाथों पर लगाने के लिए थोड़ी सी बर्फ दी। उधर वो शख्स जो सोने के सिक्कों के साथ बाहर आया था, अब वह मोटियर के कमरे में बंद था। वो अपने आप को ये कहकर तसल्ली दे रहा था कि ये सिर्फ एक सपना है, सपना ही तो है। मैगी ने उसे शांत करते हुए पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने जवाब दिया कि मेरा नाम फरीद है। अगले दिन डेस्क फिंगर ने एक सपना देखा जिसमें उसकी पत्नी उसे बुला रही थी। जैसे ही उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि रेसा उसकी पट्टियां खोल रही है। डेस्क फिंगर ने पूछा कि मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुका सकता हूँ। रेसा ने अपनी चेन की ओर इशारा किया, जैसे कहना चाह रही हो कि मैं आज़ाद होना चाहती हूँ। डेस्क फिंगर ने जानना चाहा कि आखिर आज़ाद हो गई तो कहाँ जाओगी। रेसा ने उसे कागज़ दिखाया जिसमें मेटियर और मैगी की तस्वीर बनी थी। डेस्क फिंगर ने हैरानी से पूछा कि क्या ये तुम्हारा परिवार है। रेसा ने सिर हिलाया और लिखा, क्या तुमने इन्हें देखा है। डेस्क फिंगर को याद आया जब वह किताब से बाहर आया था तो रेसा को अंदर खींच लिया गया था। बाद में डारियस ने किताब पढ़कर उसे बाहर निकाला था। इसीलिए ही मोटियर अपनी पत्नी को किताब से बाहर नहीं ला पा रहा था, क्योंकि वो पहले से ही बाहर मौजूद थी। डेस्क फिंगर ने रेसा से वादा किया कि मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से ज़रूर मिलाऊंगा। फिर वह बाहर गया और देखा कि गार्ड सो रहे हैं। उसने अपने पालतू जानवर को चाबी लाने को कहा। जानवर चाबी लेकर आया और रेसा को दे दी। रेसा ने अपनी जंजीरें खोल दी। जैसे ही डेस्क फिंगर मोटियर के कमरे की तरफ गया, उसने सुना कि मैगी कह रही थी, शायद इंक डॉट से एक और कॉपी हो सकती है। डेस्क फिंगर अंदर आया और मोटियर से कहा, अगर एक और कॉपी है तो हम दोनों मिलकर उसे खोजेंगे। उसके बाद तुम मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज सकते हो और रेसा को वापस ला सकते हो। डेस्क फिंगर ने किताब निकाली और मोटियर से पेज 14 पढ़ने को कहा। जैसे उसने पढ़ा, एक जबरदस्त तूफान उठा और सभी गार्ड्स डर गए। रेसा भी बाहर निकली, लेकिन भागते हुए एक गहरे गड्ढे में जाकर गिर गई। डेस्क फिंगर, मोटियर, फरीद, एलनोर और मैगी वहां से भाग निकली। भागते हुए डेस्क फिंगर गिर पड़ा और देखा कि रेसा उसकी गड्ढे में फंसी हुई है। रेसा ने मदद मांगी, लेकिन डेस्क फिंगर ने उसकी मदद नहीं की और बाकी लोगों के साथ वहां से भाग गया। जिसके बाद ये सारे लोग वैन में बैठकर वहां से निकल गए। तूफान की वजह से हर तरफ तबाही मच चुकी थी। गाड़ी चलाते चलाते वो शहर पहुंचे जहां उन्हें इंक हॉर्ट के लेखक से मिलना था। डेस्क फिंगर उनके साथ नहीं गया। उसका कहना था कि वो अपने आगे की कहानी जानकर नहीं जीना चाहता। उसका मानना था कि अगर सब कुछ पहले से ही जान लोगे तो जिंदगी जीने का क्या मतलब है। मैगी और मोटियर लेखक के घर पहुंचे। लेखक ने दरवाजा खोला तो लगा कि ये लोग ऑटोग्राफ लेने आए हैं। मैगी ने बताया कि वो कैप्रिकॉर्न से बच कर आए हैं, लेकिन लेखक फैगोनियो को यकीन नहीं हुआ। वो उनकी बातों का मजाक उड़ाकर हंसने लगा। उसने कहा कि मेरे किरदार इतने असली लगते हैं कि लोग सच में मान लेते हैं। फिर वो तीनों आपस में उसी जगह पहुंचे जहां फरीद और डेस्क फिंगर ने छोड़ा था। उन्होंने देखा कि डेस्क फिंगर आग के साथ करतब कर रहा था। लेखक को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने लिखा था। वो उससे बातें करने गया, लेकिन मोटियर ने उसे रोक दिया। डेस्क फिंगर डरता है, वो अपनी कहानी का अंत नहीं जानना चाहता। फैगोलियो बोला कि कहीं इसीलिए तो नहीं क्योंकि वो मरने वाला है। ये सुनकर डेस्क फिंगर उदास हो गया और उसने पूछा, मैं मरूंगा कैसे। फैगोलियो ने जवाब दिया कि तुम अपने पालतू क्वीन को बचाते हुए मर जाओगे। इसके बाद मोटियर ने लेखक से इंक हार्ट की एक कॉपी मांगी। लेखक ने उन्हें अपने स्टोर रूम में ले गया और ढेर सारी किताबें जहां रखी थी, लेकिन इंक हार्ट की किताब वहां उन्हें नहीं मिली। उसने बताया कि कुछ वक्त से मेरी किताबें तो जल रही हैं या गायब हो रही हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है।
मोर्टियर समझ गया कि जरूर इसके पीछे कैप्रिकॉन का हाथ है। आखिरकार उन्हें इंक हार्ट की एक मैन्युस्क्रिप्ट मिल ही गई। डिस्क फिंगर अब वापस जाना चाहता था। उसने मैटियर से कहा कि अब मुझे भेज दो। मैटियर ने कहा कि पहले मैं अपनी पत्नी को वापस बुलाऊंगा। डिस्क फिंगर को सच बताना पड़ा कि तुम्हारी पत्नी पहले से इसी दुनिया में है। डेरियस ने उसे पहले ही बाहर निकाल रखा था। गुस्से में मैटियर ने पूछा, वो अभी कहाँ है? डिस्क फिंगर कहता है कि पहले वादा करो कि तुम मुझे वापस भेजोगे। फिर उसने बताया कि वो वहीं है जहाँ से हम अभी भाग कर आए हैं। दोनों लेखक की गाड़ी से वहाँ जाने लगे। फरीद और मैगी लेखक के पास रुक गए। रात को मैगी को किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। एक किताब में से आवाज़ आई कि ये वही बची हुई कॉपी है। मैगी ने किताब पढ़नी शुरू की और उसमें से टेडो नाम का कुत्ता बाहर आया और बिस्तर के नीचे जाकर छुप गया। तभी लेखक ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। मैगी ने दरवाज़ा खोला तो पता चला कि लेखक को कैप्रिकॉन के आदमियों ने पकड़ लिया है। अब गुंडे मैगी से मोर्टियर का पता पूछने लगे। उसी समय लेखक ने टेडो को देखा और समझ गया कि मैगी भी किरदारों से बाहर निकाल सकती है। उसने ये बात जोर से बोल दी। कैप्रिकॉन के आदमी समझ गए कि मैगी भी सिल्वर टंग है और उन्हें ले आए। रास्ते में मोर्टियर ने डस्क फिंगर से पूछा कि रेसा कैसी है। डस्क फिंगर ने कहा कि ठीक है, पर वो पहले की तरह बोल नहीं सकती। अचानक डस्क फिंगर ने गाड़ी रुकवाई और डिग्गी खोली। वहाँ फरीद छुपा हुआ था। फरीद ने कहा कि मुझे वो लेखक सही नहीं लग रहा था, इसलिए मैं साथ चला आया। उसने डस्क फिंगर से कहा कि मुझे आग का जादू सिखाओ। काफ़ी कोशिश के बाद भी वो थोड़ा बहुत जादू ही सीख पाया। उसी समय कैप्रिकॉन को एक आदमी ने पकड़ लिया। फरीद तो भाग गया, लेकिन डस्क फिंगर को पकड़कर महल ले जाया गया। महल में उसने देखा कि जाल में फंसी हुई है मैगी। रेसा ने उसे पास बुलाया और डस्क फिंगर ने कहा कि तुम्हारा पति आ गया है। इसी कमरे में कैप्रिकॉन मैगी से किताब पढ़वाकर किरदारों को दुनिया में ला रहा था। लेखक ने उसे देखकर कहा कि तू बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे मैंने लिखा था। कैप्रिकॉन ने बताया कि अब मैं एक खतरनाक किरदार थेंडो को इस दुनिया में लाऊंगा, फिर वो यहीं रहेगा। मैगी ने कहा कि मैं नहीं पढ़ सकती, तुमने सारी कॉपियां जला दी हैं। कैप्रिकॉन ने एक डब्बे से आखिरी कॉपी निकाली जिसे उसने सांपों के बीच छुपा रखा था। उसने किताब मैगी को दी और कहा, थेंडो को बाहर लाओ। मैगी ने मना कर दिया। फिर कैप्रिकॉन उसे कमरे में ले गया जहां उसकी माँ जाल में लटक रही थी। पहले तो मैगी उसे पहचान नहीं पाई, लेकिन फिर उसे माँ कहकर पुकारा। कैप्रिकॉन हंसते हुए बोला कि मत पढ़, मैं बस तेरी माँ को मार दूंगा। अब मैगी को एहसास हुआ कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, जिसके तुरंत बाद मैगी और डस्क फिंगर को अलग जेल में बंद कर दिया गया। मैगी और राइटर एक जेल में बंद थे, वहीं डस्क फिंगर अलग जेल में बंद किया गया था। कैप्रिकॉन को थोड़ी देर बाद ये पता चल जाता है कि मैगी भी सिल्वर टंग है और वो भी उसे वापस किताब में भेज सकती है। वहीं दूसरी तरफ राइटर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था, जिस पर मैगी उसे सुझाव देती है कि तुम कैप्रिकॉन को शैडो से मरवा सकते हो। तभी बेस्टा वहाँ पर मैगी के लिए कुछ खाने को लाता है। वो चाहता था कि दोनों लोग कल के लिए एकदम तैयार रहें। वहीं राइटर बेस्टा से कहता है कि हम लोग भूत की कहानी पढ़ रहे हैं, क्या तुम उसे सुनना चाहोगे? जिस पर बेस्टा कहता है कि नहीं, मुझे नहीं सुनना, क्योंकि राइटर ने बेस्टा को ऐसे लिखा ही था कि उसको भूतों से बहुत ज्यादा डर लगता है। तभी क्वेन बेस्टा पर कूद गया और उसकी थैली चुरा कर तुरंत उसे डस्ट फिंगर के पास ले गया। जिसके बाद बेस्टा डस्ट फिंगर की जेल में गया अपनी थैली को वापस लेने के लिए। जिसके तुरंत बाद मौके का फायदा उठाकर डस्ट फिंगर ने उसे तुरंत भूतों की कहानी सुनानी शुरू कर दी। कहानी सुनाना शुरू ही किया गया था कि वो बहुत ज्यादा डर गया और इसी चीज का फायदा उठाकर डस्ट फिंगर ने चाबी चुराकर उसे जेल में बंद कर दिया। जिसके बाद उसने राइटर और मैगी दोनों की जेल को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। उसने अपनी आग की शक्ति की भी इस्तेमाल करा, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। जिसके बाद मजबूरी में उसे उन दोनों को छोड़कर वहाँ से बाहर जाना पड़ा। वो बाहर तो जा रहा था, लेकिन उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसे उन दोनों को अंदर ही छोड़ना पड़ा। जिसके बाद उसने दोबारा से उन दोनों को वापस ले जाने की कोशिश की, लेकिन तभी कैप्रिकॉन के आदमियों ने रास्ते में आकर उसका रास्ता रोक लिया। एलेनोर भी कैप्रिकॉन के इलाके में पहुंच चुकी थी और उधर कैप्रिकॉन के आदमियों को देखकर डस्क फिंगर वहीं कहीं छुप गया था, पर वहीं मौजूद मोर्टियर ने उसे अंदर खींच लिया। और वहीं डस्क फिंगर ने मोर्टियर को राइटर और मैगी के बारे में सब कुछ बताया और उसने उसे ये भी बताया कि कैप्रिकॉन मैगी का इस्तेमाल करके शैडो को इस दुनिया में लाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ जेल में राइटर इंक हार्ट के और किरदारों को लुभाने के लिए कहानियां लिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ मैगी और राइटर को
कैप्रिकॉर्न के आदमी वहां से ले जाने के लिए आए। मॉर्टियर और डस्क फिंगर रेसा और मैगी को बचाने की प्लानिंग कर रहे थे। दरअसल उन्होंने सोचा ये था कि वो कैप्रिकॉर्न के आदमियों का भेष बनाकर महल में दाखिल हो जाएंगे और उन्हीं में घुल मिलकर उन दोनों को बचा लेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मैगी को एक वाइट गाउन पहनाकर एक ऐसी जगह लाया जाता है जहां पर उसे कहानी पढ़नी थी। वहां पर पहुंचने के बाद वो रेसा को भी बहुत दूर से देखती है। मॉर्टियर और डस्क फिंगर महल में अंदर घुसकर कैप्रिकॉर्न के आदमियों को खत्म करने लगे। एलेनोर जैसे ही अंदर घुसी तो उसे वहां पर डेरियस मिला। एलेनोर ने उससे कहा कि अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो मेरी मदद करो, जिस पर डेरियस उसकी बात मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही मैगी को पढ़ने के लिए किताब दी जाती है, उसे कहीं दूर खड़ा मॉर्टियर दिखाई देता है। वो कुछ रिएक्ट करे बिना वहाँ शांति से खड़ी रहती है। वहीं मौका देखकर राइटर ने टोडो को एक पेज दिया ताकि वो मैगी तक उस पेज को पहुंचा सके और अपनी बात वहां पर रख सके। दूर से मॉर्टियर ने चिल्लाकर मैगी को आगे पढ़ने से रोक दिया क्योंकि शैडोज दुनिया में आना शुरू हो गया था। और टोडो ने जैसे ही मैगी को वो पन्ना पकड़ाया और मैगी ने जैसे ही वो पन्ने में लिखी चीजें पढ़ी तो वहीं शैडो दूसरी तरफ कैप्रिकॉर्न पर ही हमला करने लगा। और वहीं दूसरी तरफ डस्क फिंगर और फरीद अपना काम कर रहे थे। वो लगातार महल को जला रहे थे। इसमें कमी थी केवल एलेनोर की, जो थोड़ी देर बाद वहां पहुंच गई बहुत सारे जानवरों के साथ और पूरे महल में भगदड़ मच गई। जिसके बाद मॉर्टियर ने उसे कहानी आगे पढ़ने को कहा, लेकिन वो आगे पढ़ ही नहीं पा रही थी क्योंकि आगे कुछ लिखा ही नहीं था। जिसके बाद मॉर्टियर ने मैगी को एक पेन दिया और उससे कहा कि आगे की कहानी तुम लिखोगी। जिसके बाद मैगी ने कहानी लिखनी शुरू करी और उस कहानी के हिसाब से उसने कैप्रिकॉर्न को एक स्टैचू बना दिया था। धीरे धीरे वो रेत में बदल गया। उसने शैडो को भी वापस भेज दिया था और इस दुनिया में मौजूद ऐसे लोग जो अब बिना अपनी मर्जी के यहाँ पर आए थे और घूम रहे थे, उन सबको अंदर भेज दिया। पर डस्क फिंगर ये सारी चीजें बहुत दूर से देख रहा था। उसे पता था कि उसने शायद अपना मौका खो दिया है। वहीं मॉर्टियर उससे वादा करता है कि वो उसे वापस जरूर भेजेगा, लेकिन डस्क फिंगर ने उससे कहा कि अब तो इसे इसकी बीवी भी मिल गई है, आखिर ये क्यों मदद करेगा मेरी। वहीं अचानक उसने सुना कि रेसा की आवाज भी वापस आ गई है और अब पूरा परिवार एक हो चुका था। वहीं मैगी ने देखा कि वो किताब वहां से गायब हो चुकी थी और पूरा महल टूटकर गिर रहा था। जिसके बाद उन्हें जल्द से जल्द वहां से बाहर निकलना था। दरअसल फरीद ने वो किताब वहां चुपके से उठा ली थी और उठाने के बाद उसे डस्क फिंगर को दे दी थी और वो कह रहा था कि हम इसके लिए नया रीडर जरूर ढूंढ लेंगे। जिस पर डस्क फिंगर उससे कहता है कि अरे तू तो मैगी को पसंद करता है, तू क्यों जा रहा है वापस मेरे साथ। जिस पर फरीद उससे कहता है कि अरे मेरे पास मैगी की फोटो है, मैं उसको देखकर ही खुश हो लूंगा। जिसके बाद वो लोग आराम से जंगल की ओर बढ़ने लगे। वहीं थोड़ी देर बाद मॉर्टियर उनके सामने आता है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें वापस तुम्हारी दुनिया में भेजने आया हूँ। जिसके बाद उसने किताब पढ़नी शुरू करी। जिसके बाद डस्क फिंगर वहां से वापस जा चुका था अपनी दुनिया में। वहां पर मैगी और रेसा भी भागते हुए आए, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। डस्क फिंगर अपनी दुनिया में वापस जा चुका था। जिसके बाद फरीद से मॉर्टियर ने पूछा कि आखिर वो अब यहाँ क्या करेगा। साथ ही उन्होंने क्वेन को अपने पास रख लिया था ताकि उसको बचाने के चक्कर में डस्क फिंगर की मौत ना हो। जिसके बाद मैगी ने फरीद से कहा कि तुम हमारे साथ ही क्यों नहीं रुक जाते। इसके लिए वो मान भी गया और अब सभी लोग खुशी खुशी अपना बाकी जीवन बिताने लगे। तो भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है लगातार आगे बढ़ने के लिए। चलिए मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।